नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक पटेल वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे जो कि MPPSC, MPSI, संविदा वर्ग 3 तथा अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ प्रमुख शब्दावलियों के बारे में, लॉन्च व्हीकल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो महत्व एवं उपयोगिता है उससे आपको रूबरू कराना चाहूँगा। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का महत्व एवं उपयोगिता। देखिए, जैसे एक कहावत है कि हरि अनंत और हरि कथा अनंता, वैसे ही विज्ञान अनंत और उसके उपयोग अनंता। तो यहाँ पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के भी उपयोग बहुत ही ज़्यादा हैं। हर क्षेत्र में आपको स्पेस टेक्नोलॉजी का महत्व देखने को मिल जाएगा। बहरहाल मैं आपको कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताना चाहूँगा। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग जो वर्तमान समय में किया जाता है वह है मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। इसके साथ ही भारतीय कृषि अधिकांशतः तापमान पर, वर्षा पर इत्यादि तत्वों पर निर्धारित होती है। अगर हमारे पास में मौसम से संबंधित प्रमुख आंकड़े एवं भविष्यवाणी है तो हम कृषि में काफ़ी विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मौसम पूर्वानुमान के तहत सबसे पहले तापमान के आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि 8 दिन बाद यहाँ पर तापमान बढ़ने वाला है या अगले 4 दिन जो हैं इसमें तापमान बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम तापमान के आंकड़े प्राप्त करते हैं और 8 दिन बाद तापमान कितना होगा या 4 दिन बाद तापमान कितना होगा उसकी हमको सटीक जानकारी प्राप्त होती है। मौसम पूर्वानुमान में दूसरी चीज़ हम वर्षा से संबंधित आंकड़ों को प्राप्त करते हैं। जैसे आप अखबार में देखते होंगे कि इस वर्ष जो है वो बारिश औसत से कम होगी या अगले वर्ष जो है वो वर्षा औसत से अधिक होगी, कम होगी, या इस क्षेत्र में वर्षा होगी, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ही अधिक या अतिवृष्टि होने वाली है। तो इस तरीके के आंकड़े भी प्राप्त होते हैं। फिर पवनों की दिशा एवं गति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हम वायु दाब के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु चक्रवात के बारे में भी हमको पूर्वानुमान या भविष्यवाणी प्राप्त होती है, जिससे हम लाखों की संख्या में जान एवं माल को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 2020 में कुछ चक्रवात आए और उन चक्रवातों का प्रेडिक्शन हमारे पास में इतना अच्छा था कि हमने कुछ ही समय में लाखों लोगों को तटीय क्षेत्रों से दूसरी जगह पर विस्थापित कर दिया एवं हमने न्यूनतम जो एक तरीके से उससे विध्वंस होने वाला था उस विध्वंस को हमने न्यून कर दिया। जैसे अम्फान जो चक्रवात था वो मई 2020 में पश्चिम बंगाल में आया था। उसके अलावा निसर्ग जून 2020 में महाराष्ट्र में आया था। फिर हाल ही में अभी निवार चक्रवात आया था और जो कि आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में था और हमने कुछ ही समय में लाखों लोगों को आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों में विस्थापित किया था। फिर बुरेवी जो कि दिसंबर 2020 में आया था, ये मुख्य रूप से श्रीलंका को प्रभावित करने वाला था तथा इसने कुछ मात्रा में तमिलनाडु एवं केरल को भी प्रभावित किया। तो इस तरीके से मौसम पूर्वानुमान के तहत हमें तापमान के आंकड़े, वर्षा से संबंधित पूर्वानुमान, वायु दाब हो जाएगा या चक्रवात के पूर्वानुमान की सटीक जानकारी प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग हम हमारे दैनिक जीवन में कर सकते हैं। अगला जो है हम वो समझते हैं सुदूर संवेदन। देखिए, सुदूर संवेदन क्या होता है? यदि कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में है और वह किसी भी वस्तु के दूर रहकर अगर उससे संबंधित आंकड़े दे सकता है तो इस प्रक्रिया को ही सुदूर संवेदन कहा जाता है। और सैटेलाइट की मदद से हम धरातल पर उपस्थित प्राकृतिक संसाधनों के बारे में या धरातलीय जो रूप हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी की सुदूर संवेदन जो सुविधा है उसके तहत हम धरातलीय रूपों, जैसे कहाँ पर पर्वत हैं, कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ पर तालाब हैं, कहाँ पर झीलें हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्राकृतिक संसाधन हैं
उनका हम सर्वेक्षण कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, कहाँ पर वन क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पर कोयला या धातुएं या अन्य संसाधन पाए जाने की संभावना है। तो इसके साथ ही कहाँ पर प्राकृतिक संसाधन किस मात्रा में है, किस मात्रा में उनका दोहन हो गया है, इससे संबंधित सभी जानकारी हमें सुदूर संवेदन के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। अगला प्रसारण, इसके बारे में तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में जो रेडियो प्रसारण होता है और टेलीविज़न प्रसारण होता है, जिसके माध्यम से आप घर पे बैठकर टीवी देखते हैं या जो DTH सेवा है उसके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के चैनलों पर विभिन्न कार्यक्रम देखते हैं, ये सभी सेवाएं प्रसारण के माध्यम से ही संभव हो पाई है। इसके साथ ही हम यहाँ पर कम्युनिकेशन को भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का एक फ़ायदा रेडियो प्रसारण एवं टेलीविज़न प्रसारण में भी है। वर्तमान समय में कई चैनल्स हैं, भविष्य में और भी ज़्यादा सैटेलाइट छोड़े जाने की संभावना है, जिससे जो ब्रॉडकास्टिंग फीचर है वो और भी व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। अगला और सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा GNSS सिस्टम। देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए, GNSS क्या होता है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। उदाहरण के तौर पर आप समझें तो वर्तमान समय में हम सबके मोबाइल में GPS सिस्टम है, और इस GPS की मदद से हम कहाँ पर रोड है, कहाँ पर कौन सा भवन अवस्थित है, या कहाँ पर आपका गांव अवस्थित है, कहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ देखना हो तो आप गूगल जो मैप्स है, गूगल मैप्स में GPS के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के नक्शे देख सकते हैं, लाइव लोकेशन से परिचित हो सकते हैं, या आपको कहीं भी आने जाने का रास्ता ढूंढना हो तो आप वो देख सकते हैं। पहले ये जो फीचर था ये काफ़ी कम मात्रा में प्रयोग किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि जैसे स्विगी हो जाएगा, या आप फ्लिपकार्ट चलाते होंगे, अमेज़न चलाते होंगे, आप सीधा कोई भी सामान आपको ख़रीदना, आप उसको ऑर्डर करते हैं और आपके घर का पता डालते हैं, तो आप जो सामान है वो आपके घर पे आ जाता है। तो वहाँ पर या इस तरीके के किसी भी कोई भी शहर हो जाएगा या कोई भी गांव क्षेत्र हो जाएगा, वहाँ पर अगर हमें किसी भी लोकेशन को पिन पॉइंट करना हो या लाइव लोकेशन प्राप्त करनी हो, तो वहाँ पर जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभी तक आप GPS के नाम से इस सेवा को जानते हैं, परंतु मुख्य रूप से हम इसको ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहेंगे। और वर्तमान समय में यहाँ पर GPS, ग्लोनास, गैलीलियो, बाइडू, ये सभी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और बाकी के जो दो बचे हैं, एक हो जाएगा जापान का QZSS और भारत का नाविक, ये रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के तहत माने जाते हैं। अब इनसे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। सबसे पहला हो जाएगा GPS के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ये दुनिया का सबसे प्राचीन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम माना जाता है, और 1978 से ही इसने कार्य करना शुरू किया। ध्यान रखिए, 1978 से USA की जो मिलिट्री है, 1978 से इसे मिलिट्री के लिए इस्तेमाल किया गया था। बाकी 1994 में इसको पूरे विश्व के लिए, या 1994 से इसने पूरे विश्व के लिए अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर GPS की जो शुरुआत मानी जाती है, या GPS जो सिस्टम है वह अमेरिका में है। 1978 से इसने अपनी सेवाएं मिलिट्री के लिए दी, और 1994 से यह संपूर्ण विश्व को अपनी सेवाएं दे रहा है। दूसरा हो जाएगा ग्लोनास नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यह सिस्टम रसिया का है, और इसने 1993 से आंशिक रूप से कार्य करना शुरू किया। ध्यान रखना, यहाँ पर PO का मतलब हो जाएगा पार्शियली ऑपरेटेड, आंशिक रूप से क्रियान्वित। तो ये पार्शियली ऑपरेटेड है 1993 से, अभी फ़िलहाल में इस पर कार्य चल रहा है, और भविष्य में पूरी दुनिया में यह अपनी सेवाएं दे सकता है। तो GPS अमेरिका का हो जाएगा, ग्लोनास रसिया का हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा
गैलीलियो का हो जाएगा। तो गैलीलियो जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वह यूरोपियन यूनियन का है। और आप एक बात ध्यान रखें कि जो यूरोपियन यूनियन है वह 28 देशों का एक संघ था, ठीक है, संघ था। वर्तमान समय में जो ब्रिटेन है वो इससे बाहर हो गया है, तो वर्तमान समय में इसमें या यूए के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कितने हो गए हैं, 27 है। तो कुल मिलाकर आप इतना याद रखें कि जो गैलीलियो है वो है यूरोपियन यूनियन का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। अगला बाइडू हो जाएगा। बाइडू चीन का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है और इसने आंशिक रूप से 2011 से कार्य करना शुरू किया और 2020 से यह संपूर्ण विश्व के लिए अपनी सेवाएं दे सकता है और अभी इसका जो विकास कार्य है वो चल रहा है। फिर तो ये जो चार हो जाएंगे, ये चार जो हैं ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लोबल में और रीजनल में क्या अंतर होता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं ग्लोबल की बात करता हूँ, ग्लोबल हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा रीजनल। देखिए ग्लोबल में जो सैटेलाइट की संख्या होती है वो औसत रूप से 25 प्लस होती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर पृथ्वी के चारों ओर अगर सैटेलाइट की संख्या ज़्यादा है तो वह पृथ्वी पर उपस्थित अधिक से अधिक जो भूभाग है उसको क्या करेगा, कवर करेगा और यह संपूर्ण विश्व के लिए नेविगेशन सैटेलाइट सेवा उपलब्ध कराएगा। और अगर यहाँ पर हमारे पास में सैटेलाइट की संख्या कम है, जैसे मैंने कहा कि 5 है या 10 है या 8 है, तो जाहिर सी बात है यह पृथ्वी के किसी विशेष भूभाग पर ही नेविगेशन सैटेलाइट की सेवाएं दे पाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये जो बाकी के दो हैं ये रीजनल क्यों हैं। देखिए अगर हम 25 से ज़्यादा सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो जाहिर सी बात है उन सैटेलाइट के मैन्युफैक्चर करने में, उनकी टेस्टिंग करने में और उनको लॉन्च करने में काफ़ी सारा धन की आवश्यकता होगी या रुपए पैसे की आवश्यकता होगी, तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। और दूसरी चीज़ उस लेवल की तकनीक होनी चाहिए, तब जाकर हम 25 से अधिक सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि 25 से अधिक सैटेलाइट बनाना, फिर उनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए लॉन्च व्हीकल होना चाहिए और उसके साथ ही काफ़ी मात्रा में मनी भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, तब जाकर हम इतना बड़ा सिस्टम तैयार कर पाएंगे। अब जिन देशों के पास में उस लेवल की तकनीक नहीं है या उतना फाइनेंस नहीं है, वो लोग अभी रीजनल लेवल पर यह जो सिस्टम है इसको प्रारंभ करने की सोच रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि अगर सैटेलाइट की संख्या ज़्यादा होगी तो वह ज़्यादा भूभाग का नेविगेशन जो सैटेलाइट सिस्टम है वह देख पाएगा और सैटेलाइट की संख्या अगर कम होगी तो कम जो भूभाग है उससे संबंधित हम जो सेवाएं हैं वो ले पाएंगे। तो यहाँ पर ये इन दोनों में अंतर हो गया है। तो आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जीपीएस, ग्लोनास और गैलीलियो और वाइडू ये 4 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है और बाकी का जापान का और इंडिया का ये रीजनल है, जो कि वर्तमान समय में जैसे हम QZSS की बात करते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। ये जापान का है और इसने 2018 से आंशिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया है। और अगला हो जाएगा नेविक। ध्यान रखिए इसका जो एक अन्य नाम है वो IRNSS भी मिलता है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और प्रधानमंत्री के द्वारा इसको जो नाम दिया गया है वो नेविक दिया गया है, क्योंकि जो मछुआरे हैं, ठीक है, महासागरों में मछुआरों ने ही रास्ता दिखाने का कार्य प्रमुख रूप से किया था। या आपने सुना होगा कि कई जो मछुआरे थे या जो थे उन्होंने महासागरों की जो यात्राएं हैं या महासागरों के रास्तों को खोजने का काम किया था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने मछुआरों के लिए या जो नाविक होते हैं उनके लिए यह नाम समर्पित किया है। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम
इसे ही कहा जाता है और इसका ही निकनेम क्या हो जाएगा, नेविक हो जाएगा। इसमें कुल संख्या कितनी है, 8 है, परंतु इसरो ने वर्तमान समय में 9 जो सैटेलाइट हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। एक का अंतर क्या है कि जो एक सैटेलाइट था उसकी जो परमाणु क्लॉक थी, ठीक है, एटॉमिक क्लॉक थी, वह बंद हो गई थी, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने हाल ही में एक और सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो नेविक सिस्टम है उसमें कुल सैटेलाइट जो कार्य करेंगे वो 8 होंगे, परंतु एक सैटेलाइट की जो क्लॉक थी वो बंद हो गई थी, इसलिए उसको रिप्लेस करने के लिए एक दूसरा सैटेलाइट लॉन्च किया गया। तो वर्तमान समय में यहाँ पर जो इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए कुल सैटेलाइट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि नेविक के लिए कुल कितने सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं, तो आंसर होगा कितना, 9। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो नेविक है या इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो कुल कितने सैटेलाइट के आधार पर कार्य करेगा, तो उत्तर कितना होगा, 8। क्लियर। तो ये यहाँ पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो ये हमने स्पेस टेक्नोलॉजी का महत्व के बारे में समझा। अब हम भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो प्रमुख केंद्र हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आएगा इनकॉस्पर। ये कई बार अंग्रेजी में नाम आ जाता है, तो अंग्रेजी का नाम आप याद करते जाएं और हिंदी में बताता चलूँगा मैं, ठीक है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना 1962 में हुई थी और इसकी अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, और वर्तमान समय में यह कार्यरत नहीं है क्योंकि इसका पुनर्गठन इसरो के रूप में किया गया था। एक चीज़ और याद रखेंगे कि भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसको विकास के लिए विक्रम साराभाई के नाम सामने आता है, इसलिए उनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही प्रारंभ में इसने परमाणु ऊर्जा विभाग के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना 1962 में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई और उसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना शुरू किया था। बाद में जाकर 15 अगस्त 1969 को इसे पुनर्गठित किया गया और इसको इसरो के रूप में स्थापित किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, बेंगलोर में है, राइट। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट में अगर कोई अलग डिपार्टमेंट होता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तरीके से हो पाएगा, उसकी फंडिंग बेहतर तरीके से होगी, उसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए इसरो बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर पाए, इसलिए 1972 में यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन किया गया। तो 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया था और इसरो वर्तमान समय में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन कार्य करता है। तो जब इनकॉस्पर की स्थापना हुई थी तो वह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करती थी और यहाँ पर इसरो जो है वो है DOS या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन कार्य करता है। एक बात और बताना चाहूँगा कि देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वह है आउटर स्पेस ट्रीटी। आप इस बात को ध्यान रखें कि आउटर स्पेस ट्रीटी वह ट्रीटी है जिसकी या जो सभी देशों को बाध्य करती है कि कोई भी देश अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों को लॉन्च नहीं कर सकता है या परमाणु हथियारों को या अन्य जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं उनको स्पेस में स्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि जो स्पेस है वो किसी भी एक देश का नहीं है और इस पर विश्व के सभी लोगों का या सभी देशों का समान रूप से अधिकार है। और अगर कोई देश स्पेस में जो
परमाणु हथियार हैं या अन्य कोई डिस्ट्रक्टिव वेपन है उसको स्पेस में लॉन्च करता है तो इस ट्रीटी के तहत उस देश पर कार्रवाई की जाती है। उदाहरण के स्वरूप मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने मिशन शक्ति इसका नाम आपने सुना होगा एंटी सैटेलाइट, ठीक है। जब भारत ने मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट का लॉन्च किया था, कुल मिलाकर ये था कि वर्तमान समय में भारत के पास में अंतरिक्ष में किसी भी स्पेस को खराब करने की तकनीकी है। जैसे वर्तमान समय पर जैसे अगर कोई भी देश हमारे देश के लिए खतरा है और उस देश का जैसे जो भी कम्युनिकेशन है वो किसी सैटेलाइट के माध्यम से चल रहा है तो भारत सरकार चाहे तो ये जो मिशन शक्ति है एंटी सैटेलाइट है इसकी मदद से उस सैटेलाइट को नेस्तनाबूद या उसको ख़राब कर सकता है। तो जो मिशन शक्ति है, जब भारत ने मिशन शक्ति लॉन्च किया था तो दुनिया भर के अन्य देशों ने भारत पर यह आरोप लगाया था कि भारत ने इस ऑपरेशन के तहत भारत में जो स्पेस डेब्रिस है उसको काफ़ी रूप में फैलाया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है जो आउटर स्पेस ट्रीटी है वह किसी भी देश को अंतरिक्ष में जो एटॉमिक वेपन है या फिर डिस्ट्रक्टिव वेपन है उनको स्थापित करने से रोकती है। और यह जो ट्रीटी है इससे कोऑर्डिनेशन कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। हर एक देश है उसका एक विभाग होगा, वह इस ट्रीटी को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो भारत में वह विभाग जो आउटर स्पेस ट्रीटी को क्रियान्वित करवाता है उसका नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये भारत के महत्वपूर्ण एजेंसियां हो जाएंगी। अब हम इनसे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण एजेंसियों के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु। ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। देखिए एग्जाम्स में आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से पूछे जाएंगे कि किसी भी एजेंसी है या कोई भी संस्था है उसका गठन कब किया गया है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और तीसरा उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ये तीन बातें आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वह स्थापित कब हुआ है, क्या उसके कार्य हैं और वह कहाँ पर अवस्थित है। तो समझिए यहाँ पर इसरो उपग्रह केंद्र। अब जो प्रमुख जो तीन हैं उनके नाम से आपको उनके बारे में जानना है। जैसे उपग्रह केंद्र, इसरो उपग्रह केंद्र, तो यहाँ पर उपग्रह शब्द से आपको अंदाज़ा ये लगाना है कि यह यहाँ पर जो कार्य है वो उपग्रह से संबंधित किया जाएगा। तो अंग्रेजी में इसको इसरो सैटेलाइट सेंटर के रूप में जाना जाता है जो कि कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और यहाँ पर जो सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट जो पॉलिसी है या सैटेलाइट परियोजनाओं को निर्मित किया जाता है, सैटेलाइट के डिज़ाइन किए जाते हैं, फिर सैटेलाइट की टेस्टिंग होती है और सैटेलाइट का कुल मिलाकर यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो कार्य किया जाता है। तो सैटेलाइट का निर्माण करना, उनकी टेस्टिंग करना, उनका मैनेजमेंट करने का कार्य आईसैक में इसरो उपग्रह केंद्र में किया जाता है जो कि कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अगला सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। देखिए इसको पहले सार के नाम से जाना जाता था। श्रीहरिकोटा रेंज, ठीक है। अब वर्तमान समय में इसका नाम बदलकर सतीश धवन स्पेस सेंटर कर दिया गया है जो कि कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में है और यह इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। ध्यान रखना सैटेलाइट को कहीं से भी लॉन्च नहीं किया जा सकता है। उसके लिए मैंने पहले ही कक्षा में बताया था कि लॉन्च स्टेशन होना चाहिए और भारत का जो लॉन्च स्टेशन है या फिर प्रक्षेपण जो केंद्र है वो कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है और इसका नाम क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। अगला हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है और यहाँ पर जो लॉन्च व्हीकल है, रॉकेट इंजन है तथा लॉन्च व्हीकल है, उन पर
कार्य किया जाता है। यहाँ पर लॉन्च व्हीकल हैं, उनकी डिज़ाइन बनाना, उनको मैन्युफैक्चर करना, उनकी टेस्टिंग करना और उनको भविष्य में उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना या उनको डेवलप करने का जो कार्य है वो कहाँ पर किया जाता है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है, राइट। तो जो लॉन्च स्टेशन है वो श्रीहरिकोटा में है। सैटेलाइट जो डिज़ाइन है उनको मैन्युफैक्चर करने का कार्य बेंगलुरु में किया जाता है, आईसेक में, और VSSC में या तिरुवनंतपुरम में जो लॉन्च व्हीकल है वो विकसित किए जाते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, जो कि कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। और जैसा कि इसका नाम है, यहाँ पर लिखा है उपयोग केंद्र। कुल मिलाकर जो सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में लॉन्च करते हैं उनका उपयोग हम किस तरीके से करते हैं, वह पूरा का पूरा जो कार्य है वो कहाँ पर किया जाता है? अहमदाबाद में किया जाता है। जो भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उनका दूर संचार एवं टेलीविज़न में किस तरीके का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाता है, उनका वर्गीकरण करना और उनका प्रबंधन करना, इसके साथ ही मौसम विज्ञान हो जाएगा, भूमापन हो जाएगा और पर्यावरण पर्यवेक्षण, इन सब में सैटेलाइट का उपयोग किस तरीके से किया जाना चाहिए उस पर कार्य जो किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? अहमदाबाद में। तो सैक अहमदाबाद में है और यहाँ पर सैटेलाइट का प्रयोग किस तरीके से किया जाए उस पर कार्य किया जाता है। अगला है मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन, अंग्रेजी में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। ये कहाँ पर है? हासन, कर्नाटक में है। अब देखिए यहाँ पर नाम लिखा है नियंत्रण सुविधा, ठीक है। और सीधी सी बात है, स्पेस हम यहाँ पर सैटेलाइट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जब सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं तो वह उनको ऑर्बिट में स्थापित करना, फिर दैनिक रूप से उनकी मॉनिटरिंग करना कि कोई सैटेलाइट जो है वो उसकी गति कितनी है, क्या वह अपनी निर्धारित कक्षा में परिक्रमण कर रहा है और क्या उस सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन है वो डेली बना हुआ है। ये सब जो कार्य है वो हासन, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ से ये कार्य संपन्न किया जाता है। तो जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है या मुख्य नियंत्रण सुविधा है, वहाँ से सैटेलाइट की निगरानी करना, उसकी मॉनिटरिंग करना और इसके साथ ही वो उसको कक्षा में स्थापित करना, इन सभी के जो कार्य हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। ध्यान रखिए इसकी जो एक इकाई है वो भोपाल में भी स्थापित है। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का जो हेडक्वार्टर है वो हासन में है और इसकी एक इकाई भोपाल में 2005 को स्थापित की गई थी। अगले की बात करते हैं द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र, ठीक है। मैंने बताया था कि जो लॉन्च व्हीकल का जो फ्यूल होता है उसको ही प्रणोदक कहा जाता है। और प्रणोदक दो प्रकार का होता है, ठोस प्रणोदक हो जाएगा और द्रव प्रणोदक हो जाएगा। और जो द्रव प्रणोदक होता है वह ठोस प्रणोदक से बेहतर माना जाता है। और वर्तमान समय में हम जो लिक्विड प्रपल्सन है उसके विकास में या उसको विकसित करने में कार्य कर रहे हैं। अब ये जो लिक्विड प्रपल्सन है या ठोस प्रपल्सन है, इस पर जो रिसर्च की जाती है या उसकी जो डिज़ाइन बनाई जाती है वो कहाँ पर की जाती है? द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र, जो कि कहाँ पर है? देखिए, तो जो लिक्विड प्रपल्सन स्पेस सेंटर ये तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और कहाँ पर है? महेंद्रगिरी। इसकी 3 इकाइयाँ हैं, तिरुवनंतपुरम में, बेंगलोर में और महेंद्रगिरी में। तो लिक्विड प्रपल्सन सेंटर ये तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यहाँ पर ठोस प्रणोदक और विशेषकर यहाँ पर जो द्रव प्रणोदक होता है उसकी जो तकनीक है, उस तकनीक की डिज़ाइन बनाना, उसकी टेस्टिंग करना और उसको एग्जीक्यूट करने का जो कार्य है वह है LPSC तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु एवं महेंद्रगिरी में किया जाता है। इसके अगला हो जाएगा इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण केंद्र। इसरो टेलीमेट्री एवं कंट्रोल फैसिलिटी,
इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलोर में स्थित है। इसके साथ ही श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर, मॉरिशस, श्रीहरिकोटा, इन सब में यहाँ कर क्या है? इसके केंद्र है। ठीक है, और इसका जो प्रमुख कार्य होता है वह एक तो हो जाएगा टेलीमेट्री का, दूसरा निगरानी का, और तीसरा जो भी सैटेलाइट हैं और लॉन्च व्हीकल हैं उनको क्या करना? उनका नियंत्रण करने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। अगले पर चलते हैं। इसरो जड़त्व प्रणाली या इकाई ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। इसरो जड़त्व प्रणाली ये तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है और यहाँ पर प्रक्षेपण यान, लॉन्च व्हीकल एवं उपग्रहों के लिए जो जड़त्व प्रणाली है उसको विकसित करने का कार्य किया जाता है। अगला हो जाएगा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जो कि कहाँ पर है? अहमदाबाद में है, और यहाँ पर लिखा है अनुसंधान प्रयोगशाला। अर्थात यहाँ पर अंतरिक्ष तथा उससे संबंधित विज्ञान जो भी उससे रिलेटेड है उसका यहाँ पर रिसर्च किया जाता है और उसको डेवलप किया जाता है। राइट। अगला हो जाएगा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद, NRSA। ये कहाँ पर है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और सुदूर संवेदन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि दूर से किसी भी भूभाग का सर्वेक्षण करना। तो जो सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट की मदद से हम किसी भी भूभाग का एक तरीके से उसको स्कैन किया जाता है और उस भूभाग पर जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी पहचान करना, उनको वर्गीकृत करना एवं उनकी जो निगरानी की जाती है वो इसी सेंटर के माध्यम से की जाती है। तो NRSA कहाँ पर है? हैदराबाद में है। राइट। अब तो ये अंतरिक्ष या स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन थे, उनकी स्थापना, उनके प्रमुख कार्य एवं वह कहाँ अवस्थित हैं हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इसको रिवाइज करेंगे और जो भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाएंगे आप उनका सही से उत्तर देंगे। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।